नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका इंटरव्यू एकेडमी दिल्ली पे। आज जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस की वीडियो 2018 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है 23 दिसंबर 2018 वाला, उसके दो पार्ट हमने पहले दो वीडियोज में कवर किए हैं। जिसमें पहला वीडियो बना है उसके हिंदी पोर्शन पे, सेकेंड जो उसका सेकंड पोर्शन है रीजनिंग पे, और थर्ड वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं इसके जो जीएस का पोर्शन है। तो प्रिय मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप सब लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्न है कि कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो आपको पता है कि ये क्या है, फॉन्ट है। ये तीनों क्या हैं बच्चों, एक प्रकार के फॉन्ट हैं। तो अगर बात की जाए फॉन्ट की, तो आपको पता है कि कंप्यूटर में ये फॉन्ट के तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो आपको पता है एमएनपी, आईएसपी, स्प्रेडशीट तथा सर्च इंजन। तो बच्चों क्या करना होता है, ऑप्शन कट करना होता है। ये नहीं होगा, स्प्रेडशीट तो हो गया आपका एक्सेल की स्प्रेडशीट, ये नहीं होगा। तो बचा एमएनपी। एमएनपी क्या है इसको समझना होगा। फिर लास्ट जो आपका है आईएसपी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, आईएसपी होता है, ये आपको क्या करता है, एसेस करता है वहां तक पहुंचने में। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, उसमें आईपी एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, वो आईएसपी एड्रेस होता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से विभिन्न चीजें वहां पे चलती हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं कि पावर स्ट्रिप क्या है। तो जो बच्चों पावर स्ट्रिप है, या पावर स्ट्रिप या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तो आप इसको देख के परेशान ना हो, आप सामान्यतः ये समझ लें कि ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है आपका पावर बोर्ड या सर्किट बोर्ड। ये ऐसा बोर्ड होता है जो जिसमें आप एक से अधिक जो प्लग हैं वो लगा सकते हैं। जैसे जो हमारे पास कुछ इस प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें 3-3 के फॉर्मेट में कई सारे ऑप्शंस, हमारे कई सारे विद्युत गैजेट्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं। तो इसमें हम 3-3 के फॉर्मेट में प्लग लगाते हैं। जैसे एक प्लग हो गया ये, इसी प्रकार से ये दो प्लग हो गया। इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, कई गैजेट्स को कनेक्ट करने का कार्य हम इसके माध्यम से, उनको इलेक्ट्रिक प्रदान करने का कार्य, उनको चालू करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसको ऑफिशियल भाषा में पावर स्ट्रिप कहा जाता है। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है, यानी उनको एनर्जी प्रदान कराता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो बच्चों आपको पता है कि जो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में आपका इलेक्ट्रेशन होता है, लिंक होता है, सिंबल होता है, जबकि पैराग्राफ नाम का कोई इसमें इंसर्ट मौजूद नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो अगर इसका आपको क्या कहते हैं, इसको रियल में देखना है तो आप एम एस एक्सेल खोल लें। एक्सेल पे आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो वहां पे दिखाई देगा आपको। तो उसमें आपको क्रम से मिलेगा। तो पहला जो ऑप्शन होता है वहां पे इंसर्ट सेल्स होता है, इंसर्ट सेल्स ब्राउज होता है,
सिंबल होता है, यानी और जो है लिंक वगैरह से मिलेंगे, लेकिन पैराग्राफ नाम का कोई उसमें इंसर्ट मौजूद नहीं होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? तो बच्चों आप पहले से ही जानते हैं त्रिवेणी क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न बच्चों कि इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? तो आपको ये भी पता है बच्चों बहुत सहजता से कि बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि उत्तर प्रदेश में ही होगा। फिर अगला है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये भी आपको पता है कहाँ स्थित है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, तो बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। अब एक विश्वविद्यालय बचा जिसका नाम है बरकतुल्ला, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बच्चों, ये जो है ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बच्चों जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है ये वाला, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत झांसी जिले में स्थित है, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है ये आपका मेरठ में है। चौधरी चरण सिंह कौन सा बच्चों, ये वाला चौधरी चरण सिंह, ये मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए गौतम बुद्ध जो विश्वविद्यालय है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बच्चों आपको पता ही है कि जो इसमें गिद्धा नृत्य है, गिद्धा। तो आपको पता है कि पंजाब में दो प्रमुख नृत्य हैं जिसमें से एक गिद्धा है, और जो दूसरा नृत्य है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपको पता है कि रामलीला, रासलीला और अहिर नृत्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो गिद्धा के अलावा हाँ भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य जो है ये भी क्या है आपका पंजाब का प्रमुख नृत्य है, भांगड़ा। ठीक है बच्चों। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र डॉट में स्थित है। तो बच्चों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, लखनऊ में ही स्थित है क्या ललित कला अकादमी, और इसके साथ स्थित है जो एक और संगीत की एकेडमी जिसको क्या कहा जाता है, भारखंडे, भारखंडे एकेडमी। तो दोनों कहाँ स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि छठ पूजा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो बच्चों आपको पता है कि छठ जो होता है, छठ में हम सामान्यतः अर्घ देते हैं। तो अर्घ दिन के देवता यानी सूर्य देव को दिया जाता है, यानी सूर्य देव की पूजा की जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? तो बच्चों आपको पता ही है कि इलाहाबाद में कई सारे मेलों का क्या होता है, कई सारे मेला वहाँ पे लगते हैं, जिसमें प्रमुखतः आपका कुंभ मेला लगता है। कुंभ लगता है बच्चों, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अर्ध कुंभ जो अर्ध मेला है ये भी वहीं पे लगता है। बैसाख का मेला जो है ये थोड़ा सा डाउट में जा रहा है, और एक रह गया माघ। तो माघ मेला भी बच्चों इलाहाबाद में लगता है। अगर माघ लगा तो बचा एक ऑप्शन जिसका नाम है बैसाख का मेला। तो बैसाख का मेला इसका मतलब है कहाँ, यहाँ नहीं लगता है। तो बच्चों जो बैसाख का मेला है इसके बारे में चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। जो बच्चों बैसाख का मेला है, ये बैसाख का मेला भारत के साथ पाकिस्तान में, इन दोनों जगहों में जो हम अपना पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र में लगता है। ये बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। तो ये बैसाख का मेला कहाँ लगता है बच्चों? ये लगता है आपका पंजाब में। ठीक है।
बाकी आप जानते ही हैं कि कुंभ मेला जो कि 4 जगह लगता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। माघ मेला और अर्ध मेला तो जान ही गए हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि चैम्पू एसो चैम्पू ASSOCHAMUP एक राज्य स्तरीय व्यापार वाणिज्य उद्योग का प्रमुख सदन है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसो चैमुप का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, केवल इस शॉर्ट फॉर्म का जो है बच्चों, आपको क्या बताना है? पूरा फुल फॉर्म बताना है। तो बच्चों जो एसोचैम है इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये आगे देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया? तो बच्चों ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपको ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश पहली बार कब आया। ये आया 1 अप्रैल 1937 को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस समय इसका नाम क्या था, और हम क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कमेंट किया, बताया कि संयुक्त प्रांत। इसका नाम क्या था बच्चों इस समय? तो इसका नाम था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। तो आगे आप बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है से उत्तराखंड अलग कब हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हम आपके जो ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है कि 2000 बच्चों देखिए, जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अभी तो हम पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 4 पेपर और बचे हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम जनगणना पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे ताकि वो पॉइंट ना छूटें जो आवश्यक हैं। तो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी? तो बच्चों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़, लगभग 20 करोड़ के करीब थी। तो ये डेटा हो जाएगा 19,98,12,341। तो इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस समय तो 24 करोड़ के पार मानी जा रही है अभी। बाकी जो ऑफिशियल डेटा आएगा उसको देखा जाएगा। कौन सा उत्तर प्रदेश में जिला नहीं है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश के जिले आपको बताने हैं। तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो ये उत्तर प्रदेश में ना होके कहाँ चला गया है? उत्तराखंड चला गया है। अगला प्रश्न है, मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आया है। मोहन जोदड़ो, जैसा कि आप लोग पहले से ही पता है कि मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, पहला ऑप्शन है सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में ये तो बात सत्य है, कपास की खेती की गई थी, और सही कथन पूछ रहा है तो यानी इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने लकड़ी के बक्सों में खाद्यान्न का भंडारण किया। तो लकड़ी के बक्सों में तो ऐसा कहीं मिला नहीं है बच्चों, तो उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैली है। नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर अगला प्रश्न है कि सिंध के लोग बड़े पैमानों पर कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को पालन करते थे। तो बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। ये आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बच्चों समझ लें, सिंधु घाटी में किसान
जो है सूत काटने और बुनाई करने का काम करते थे। मोहनजोदड़ो में पुरातत्वविदों ने सूती वस्त्रों के टुकड़े बरामद किए हैं। कैसे? सूती वस्त्रों के, जो कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच ये माना जाता है कि उस समय के हैं। और बच्चों कुछ खास इसमें नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो बच्चों आपको पता ही है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके जो कार्य को है पूरा करने का कार्य किया था इल्तुतमिश ने सही से। और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यानी ये तीन क्या हैं, इसके मतलब कार्य से संबंधित हैं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, इससे बिल्कुल अलग है। अलाउद्दीन खिलजी, आपने वो मूवी देखी है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि दुनिया के सबसे, क्या कहता है बच्चों, आप कमेंट में बताइए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज पे सिर्फ अलाउद्दीन का अधिकार है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो थी बाजार नियंत्रण। इसको मार्केटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है ना बच्चों? तो आपको याद रखना है कि मार्केटिंग व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी की बहुत तगड़ी थी। इसने घोड़े आदि को उनको दागने का तथा हुलिया का कार्य करने का भी कार्य इसने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना और तिथि सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो इनमें से कौन सी घटना और वर्ष सही से सम्मिलित नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में। बिल्कुल सही है बच्चों। 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। और इसी दौरान जो है बच्चों एक दौरा हुआ था जो किंग जॉर्ज पंचम का था, क्वीन मेरी के साथ। उस समय दिल्ली दरबार में दिल्ली को जो है भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। अगला क्या है, महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत की, जो कि नील की खेती करने वालों की शिकायतों की ओर से ध्यान आकर्षित करने के लिए था। 1917 में। बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी सही है। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। अब फिर अगला ऑप्शन क्या है बच्चों? बीजी तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पूना में था। तो बच्चों इसका मुख्यालय जो है वो शायद पूना में था या कहीं अलग था। चलिए इसको भी कंफर्म करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा 1939 में दिया। बिल्कुल सही है बच्चों। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1939 में क्या दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था सन 1939 में। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया था, और उसके बाद ही नेताजी नेताजी बने थे। तो चूंकि तीन ऑप्शन हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ये जो बीजी तिलक है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, इसका मुख्यालय पूना में था। ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इसमें पहली गलती है कि जो ये 1914 डेट लिखी है, 1914 ना होके ये क्या है, 1916 होगी। क्या होगी? 1916 होगी। 1916 में बेलगाम इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत हुई। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। और इसी समय तिलक जी ने भी अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों। और इन्होंने कहाँ की थी? बेलगांव में। तो पूना ना होके क्या हो जाएगा?
बेलगांव। ठीक है बच्चों, तो जो इंडियन होम रूल लीग थी उसकी स्थापना इन्होंने बेलगांव में की थी। तो आपको भी याद रखना है कहाँ की थी, बेलगांव में। और जो एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, उनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास था। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस लड़ाई में हराया? तो बच्चों देखो, जहाँ से भारत के ऐसा माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों का जो शुरुआत है वो इसी युद्ध से मुख्यतया हो गई। तो ये पहला युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध। ये युद्ध हारना भारत के लिए माना जाता है सबसे बड़ा दुख का समय, मतलब विपरीत परिस्थितियों का समय था। यहीं से अंग्रेजों ने अपने पैर पसारना शुरू किया। इसमें बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों से इस लड़ाई में हार गए, किस 1757 प्लासी के युद्ध में। तो बच्चों आपको प्लासी का युद्ध याद दिला दें कि प्लासी के युद्ध का जो सही समय था वो था 23 जून। क्या था बच्चों? 23 जून। ठीक है, 23 जून 2000 और 1757 सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था बच्चों? हाँ, आपको बताना है कि भारत में जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था वो कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। तो जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई, वही विजय आने वाले समय में भारत पे 100 वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित कर गई। अगला प्रश्न है बच्चों कि जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो बच्चों आपको पता है कि जो जैन धर्म है वो त्रिरत्न मानते हैं। त्रिरत्न यानी 3 प्रकार से कहते हैं कि आप अपने आप को संयमित रख सकते हैं। तो क्या है वो? है सम्यक दर्शन। देखिए बच्चों, सम्यक दर्शन कहाँ है? सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बच्चों जो सम्यक दर्शन है, दर्शन ही होता है विश्वास। ठीक है, तो सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये 3 क्या थे? त्रिरत्न थे। किसके? जैन धर्म के। ठीक है बच्चों, और इनके बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो थे बुद्ध धम्म संघ। वो बौद्ध धर्म, तो उससे अभी मतलब नहीं है, अभी हमको पढ़ना है क्या? जैन धर्म। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी मानी जाती है? बच्चों ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 300 से अधिक क्या है, छोटे छोटे आइसलैंड हैं। तो बच्चों ये द्वीप क्या होते हैं? पानी से चारों तरफ से घिरी हुई जमीन का वो एरिया होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा है। तो अंडमान निकोबार जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लगभग बच्चों 300 से अधिक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन से सिद्धांत सही से मेल खाते हैं? तो बच्चों आपको पता है कि सौर मंडल जब शब्द सामने आता है तो कुछ सिद्धांत सामने आने लगते हैं। तो सही ढंग से मेल खाने वाले सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत कौन है? एक है ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। बिल्कुल सही है ये। बच्चों ये सही से मेल खा रहा है, क्यों? क्योंकि जो ज्वारीय परिकल्पना है इसको जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने
बनाया है, क्योंकि कुछ और जो दिए गए हैं उनके बारे में चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए बाकी बाद में सुनेंगे, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें बच्चों ये बताना है कि वो कौन सा महाद्वीप तथा उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के अनुसार सही से मेल खा रहा है। देखो बच्चों, एशिया में आपका रसिया तथा चाइना दो बड़े हो जाएंगे, यानी भारत ये बिल्कुल गलत हो गया। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, तो इसको देखेंगे, ये हमें नहीं पता अभी। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, तो बच्चों दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है बिल्कुल सही है, तो यानी ये सही हो गया। और अफ्रीका का कोई अन्य कंट्री है यानी कांगो अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल कंफर्म पता हो गया कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, प्रश्न को सही करने का एक तरीका होता है जहाँ से आप सही कर सकते हैं विद लॉजिक। अब लिखा है गलत युग्म का, गलत युग्म की पहचान करें। तो गलत युग्म क्या है, विश्व में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, बिल्कुल सही। फिर क्या है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, बिल्कुल सही, भारत और बांग्लादेश। विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर, वो जो सुपीरियर जो है ये ताजा पानी की फ्रेश वाटर की एक झील है, जो कि सबसे बड़ी है, गहरी तो नहीं है, यानी ये कुछ डाउट में जा रहा है। देखते हैं अगला। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका, बिल्कुल सही है। यानी बच्चों ये ये और ये हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो बचा एक, जिसका नाम है विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा, गलत हो गया। तो बच्चों हमको पता है कि जो बैकाल झील है रसिया की, कौन सी, बैकाल झील, ये क्या है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है। हाँ, बैकाल झील के बच्चों जो गहराई है वो लगभग 1600 मीटर के आसपास मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1600, 1642 से एक डाटा है इसका, 1642 मीटर। लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 1600 या 1650 याद कर लें, बस काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कौन हिमालय की तराई या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से नहीं है? बाड़ासुर, चैल, रानीखेत और नैनीताल। तो बच्चों इसमें जो बाड़ासुर है ये क्या, ये हिमालय की तराई या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से नहीं है। चैल, रानीखेत और नैनीताल क्या है, ये महत्वपूर्ण रिसॉर्ट्स में से हैं। और जो बाड़ासुर है बच्चों ये वायनाड केरल में एक इको नेचर रिसॉर्ट है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो वायनाड आप जानते ही हैं, केरल का वायनाड, जहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक राहुल गांधी जी क्या थे, यहाँ से वो लोकसभा सांसद थे, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो इसलिए जो आपका वायनाड है वो काफी चर्चा में रहा। बच्चों देखिए, जो मुद्दा आप डेली न्यूज़पेपर या करंट में देखते हैं, तो वो जो देखते हैं वो मुद्दा ना छप के उसी से संबंधित कुछ और वहीं से प्रश्न बन जाता है। बस आपको ये समझना है कि जो करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं उससे संबंधित स्टैटिक अगर आप तैयार कर लें तो 99% चांस बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन श्योरिटी की ओर जाने लगता है फिर। ठीक है ना बच्चों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांको कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बच्चों आप समझ रहे हैं कि किस नदी की बात चल रही है, ब्रह्मपुत्र की। महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबानसिरी, कामेंग, धनसिर, मानस और तिस्ता हैं।
नदी का नाम है। तो बच्चों ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि हर कोई बच्चा ये नंबर ले ले। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आप निराश होकर कोई ना निकले, कुछ एक आध तो हर कोई सही करके आए। फिर लिखा है भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, इनमें से कौन सा राज्य पांचों में से नहीं है? तो बच्चों जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो भारतीय मानक सीमा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य, एक तो आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो यानी कौन सा रह गया? बिहार रहेगा। बिहार नहीं है, तो बिहार नहीं, बिहार की जगह क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बच्चों? यूपी के बाद एमपी आ जाएगा। ये 5 राज्यों से जो हमारी भारतीय मानक मेरिडियन है वो गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इसको कहते हैं, IST। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? 82.5 डिग्री होती है, यानी 5.5 घंटे जो है, जो ब्रिटेन का टाइम जोन है उसे 5.5 घंटे आगे चलती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पॉलिटी आ गया। यहाँ से लिखा संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में बच्चों आप जानते हैं कि राज्यसभा में 552 या 53 तथा लोकसभा में 250 250 क्या सांसद हो सकते हैं। अच्छा, लोकसभा पहुंच रहा है ना बच्चों? हाँ, वो राज्यसभा की लोकसभा कितनी होगी? लोकसभा की होगी 552, कि राज्यसभा की क्या हो जाएगी? 250। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला प्रश्न लिखा है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक संस्था बनाया? तो बच्चों आप जानते हैं कि भारत में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 का, पंचायती राज के तहत हुआ था। तो इसमें पंचायती राज को मतलब मूल संविधान में स्थान दिया गया था और पंचायती राज का गठन किया गया था। पंचायती राज 3 स्तर पर होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 खंडों में इसको विभाजित किया जाता है। और आपको पता है कि पहला जो पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। ठीक है, बस इतना जान लें, इतने से आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा है कि जो पंचायती राज है उसमें जिला, पंचायत तथा ग्राम, ये 3 स्तर हैं। एक स्तर नहीं है, जो नहीं है। और नगर परिषद है तो वैसे भी ये ग्राम पंचायत में नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा आपका जो नगर पालिका परिषद है उसमें चला जाएगा। ठीक है। हम्म। अगला है इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, बिल्कुल बच्चों है, ये है। फिर क्या है? भारतीय संविधान जो है यह लचीला है, बिल्कुल यह लचीला है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन यह कठोर भी है, हाँ कठोर भी है कुछ भाग के रूप में, अर्थात इसकी बुनियाद संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बच्चों एक केशवानंद भारतीय एक समिति थी जिसका मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था 42वें संविधान संशोधन में कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूल संरचना है, यानी इसका जो बुनियादी ढांचा है, उसको नहीं बदला जा सकता है। लेकिन ये भी सही है, इसको भी कट करो। अगला क्या बचा फिर? यह एकात्मक है क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्ति है। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति है इसलिए एकात्मक है। लेकिन यह संघीय भी है। हाँ, संघीय कैसे है? क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन विभाजित है। बिल्कुल। बच्चों देखो, भारत के संविधान को कुछ ऐसे बनाया गया है
कि जैसे हम एक शब्द कहते हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत यानी ऐसा भारत जिसको खंडित न किया जा सके। बच्चों जैसे अगर मौर्य साम्राज्य पढ़ा जाए, तो मौर्य साम्राज्य के समय एक आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। उन्होंने एक विचार रखा था उस समय कि संपूर्ण भारत के जो राजा लोग हैं ये मिलकर अपनी सेनाओं को केंद्रित करें और एक ऐसे सेना का निर्माण किया जाए जो संपूर्ण भारत की रक्षा सुरक्षा करे। लेकिन इस पे उस समय के तात्कालिक राजा तैयार नहीं हुए थे। तो उस विचार को अपने संविधान में लागू किया गया है। वो इस प्रकार से कि जो संघ होगा यानी केंद्र सरकार जो होगी, केंद्र सरकार जहाँ पर उसकी एकात्मकता दिखाई देगी, यानी भारत के किसी भी राज्य में केंद्र सरकार अपने अनुसार कुछ कानून लागू करने की शक्ति रखेगी। वहीं दूसरी बात ये होगी महत्वपूर्ण कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया गया था कि मान के चलो अगर केंद्र में कोई एक सरकार है और वो सेम सरकार राज्य में नहीं है, तो ऐसा ना हो किसी मुद्दे पर उनका आपस में कंट्रोवर्सी हो, कोई कार्य ना हो पाए, तो इसलिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि इन मुद्दों को राज्य सरकार देखेगी तथा इन मुद्दों को केंद्र सरकार देखेगी। इस प्रकार से ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सत्य होंगे। और अगला क्या है, अगला है बच्चों की इसे राज्यों के राज्यपाल सांसद विधायकों के परामर्श के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, किसी के परामर्श से तो बिल्कुल संशोधित किया ही नहीं जा सकता बच्चों। इसके लिए बाकायदा क्या करना होगा, इसके लिए बाकायदा करना होगा क्या, आपका जो अमेंडमेंट है वो बिल आएगा, बिल प्रस्ताव बनेगा, उस पे 1/3 या 1/4 जो भी रिक्वायरमेंट है, 2/3 या 3/4 वो होने के बाद सामान्य जो आपका संशोधन होता है बच्चों 50% +1 से होता है, और जो विशेष होता है वो 2/3 बहुमत से मेजोरिटी से होता है। तो उनके माध्यम से फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर आदि के बाद जो होगा क्या होता है, संशोधन होता है। संशोधन इतना आसान प्रक्रिया नहीं है कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से किया जा सके। ठीक है बच्चों, के लिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनमें से कौन सा वह एक कारक नहीं है, अच्छा ठीक, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है। अच्छा, ये कह रहा है कि वह कौन सा कारक नहीं है जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है। देखा औद्योगिक क्रांति, तो भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई मतलब था नहीं। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, इसका तो इफेक्ट पड़ा है सीधे सीधे। रूस में समाजवादी क्रांति, इसका भी प्रभाव पड़ा था क्योंकि रूस से हमने कुछ एक्सेप्ट किया था अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स। यानी ये तीन है, यानी हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा बिंदु है जिसका भारत के जो तत्कालिक संविधान निर्माण है उसमें कोई योगदान नहीं रहा। लिखा है ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, निम्नलिखित में से कौन सा उस समय एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था। देखो बच्चों, इस समय कृषि तो भारत का शुरू से ही रहा है, हस्तशिल्प में भारत हमेशा निपुण रहा है, ठीक है ना। भवन निर्माण साज सज्जा में तो अकबर और हुमायूं आदि के मकबरे प्रमाण इस बात का कि भारत उधर भी पीछे कभी नहीं रहा है। तो जो चौथा ऑप्शन है पर्यटन, यानी पर्यटन का उस समय कम प्रचार प्रसार था, तो ये जो है व्यवसाय का प्रमुख केंद्र नहीं था। प्रश्न नंबर अगला लिखा है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने निम्नलिखित सभी के माध्यम से प्रचलित आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। अच्छा ठीक है, तो उदाहरण क्या है। तो बच्चों आपको पता है कि उस समय 1991 की जो नई उदार आर्थिक नीति की शुरुआत की, उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने निम्नलिखित सभी के माध्यम से प्रचलित आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। उदाहरण, तो उस समय बच्चों औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई थी 1991 में, क्योंकि भारत सरकार ने समझ लिया था कि बिना उद्योगों के हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हमको पहुंचना चाहिए।
और ये जो आपका वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण है, इस व्यवस्था को उस समय फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था, जिसके तहत हम आर्थिक मंदी से बाहर निकले थे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसको एलपीजी कहा जाता था उस समय, एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो था बच्चों, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लिए आगे बढ़ते हैं। देखा है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया। इनमें से कौन उन अर्थशास्त्रियों में नहीं है? तो आपको पता है, जब आपने अर्थशास्त्र शुरू किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक दादा भाई नौरोजी नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने पीसीआई नामक एक सिद्धांत लाए थे, पर कैपिटा इनकम इन्होंने सबसे पहले चेक किया था। तो यानी इनको काट दो, ये एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। फिर है केवी राव। तो बच्चों आपको बता दें कि केवी राव एक भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ हैं। 1971 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इन्होंने की थी। तो हम कह सकते हैं कि इनको भी इस लाइन से बाहर करना होगा। और आपको बता दें कि आरसी देसाई भी एक प्रमुख अर्थशास्त्री थी, और अर्थशास्त्री के साथ साथ ये आरसी देसाई ये ब्रिटिश शासन के समय जो थे बच्चों, एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जीवन स्तर की अवधारणा की व्याख्या की थी। तो बच्चों जो चौथा ऑप्शन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये एक सांख्यिकी के इनको जनक कहा जाता है भारत में सांख्यिकी है, यानी स्टेटिक्स। क्या बच्चों? स्टेटिक्स। इसके जनक कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। दूसरी पंचवर्षीय योजना उनके नाम पर जानी गई है। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना प्लान है, 5 ईयर प्लान हमारा सेकंड वाला, उसको महालनोबिस प्लान कहा जाता है। तो पहला प्लान कब आया भारत? 1950 से 56, 1950 से आपका पहला चला 55। और जो दूसरा है बच्चों 55 से आपका 1955 से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 1900, बच्चों 1951 से 1956 है, और ये 56 से 1961 है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये चला था। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक गलत मिलान है? तो आपको पता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये किसका है? एलआईसी का है। इसी प्रकार से कुछ बैंकें हैं और उनके टैगलाइन है। तो भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। ये भारतीय स्टेट बैंक का है, यानी इंडियन स्टेट बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। बच्चों ये जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक का कोड पर आप विश्वास करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत मिला है। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, बिल्कुल सही है। और देना बैंक है विश्वस्त पारिवारिक बैंक, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 137 है बच्चों, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? तो इसमें हमको पता है क्या, कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल गांधी जी का मत था कि इसको समाप्त करना चाहिए।
बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। अरे पूजा स्थल एक दूसरे के पास बनेंगे तब तो फिर लड़ाई होगी, तब तो फिर बंधुत्व बनेगा ही नहीं। तो यानी ये बात व्यर्थ लग रही है। इनमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, गांधी जी ने कहा था कि धर्मशाला और डिस्पेंसरी जो है एक साथ होनी चाहिए। तो यानी ये भी सही है। या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम अपना कुछ बना पाएंगे। गांधी जी के विचार सही हैं। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाया जाना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य। बच्चों आपको पता है कि शेयर द ड्रीम जो है, शेयर द ड्रीम यानी सपनों को साझा करें, ये क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य है। तो बच्चों इस प्रश्न से हमको ये नहीं समझना है, हमको समझना है कि जो इस करंट के माध्यम से हमको वर्तमान करंट को समझना है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लेना। अगर यहाँ पे हम इसको कट पेस्ट करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उबेर कप, जिसे कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, जो महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप 2018 किस टीम ने जीता? बच्चों आपको पता ही है कि उबेर कप 2018 जो है वो जापान टीम ने जीता था। लेकिन आपको पता करना है कि इस समय का उबेर कप किसने जीता है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्रोम ओपन कर लेते हैं अपना, गूगल क्रोम, और इसमें सर्च करते हैं क्या, उबेर कप 2023, और वो भी क्या, विनर। तो बच्चों उबेर कप 2023 ना आके 2022 आया है, और इसका जो विनर है बच्चों, आइए देखते हैं कौन है। क्या लिख के आ रहा है? इंडोनेशिया जो है उसने किसको हरा के, चाइना को हरा के ये जीत लिया है। तो गलत हो गया बच्चों। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया वन द उबर कप, उबेर कप 2022 डिफीटिंग बाई चाइना। साउथ कोरिया ने जीत लिया चाइना को हरा के उबेर कप 2022। ठीक है बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गलत है? आइए देखते हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, समन्वित पेट्रोल यानी कारपेट, भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। भारत पाकिस्तान जहाँ कहीं पे भी मिल जाए आप उसको गलत कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य समय लगभग कोई संबंध नहीं है। तो जो कारपेट है बच्चों, ये भारत और इंडोनेशिया समन्वित गश्ती कारपेट है। द्विवार्षिक अभ्यास 2002 में शुरू हुआ था। 32वां संस्करण अक्टूबर 2018 में इसका शुरू किया गया था, क्योंकि 2018 का ये है तो 18 का दिया गया है। और बच्चों जो पैसेज एक्सरसाइज है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है एक नौसेना अभ्यास है, बिल्कुल सही है। इंद्र जो है भारत और रूस के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही है। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार जो है, ये 3 देशों भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका
के मध्य आयोजित की जाती है, ये भी सही है एकदम। तो इसमें जो ये वाला है कारपेट, ये भारत पाकिस्तान ना होके बच्चों भारत इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये हम बना रहे हैं बच्चों इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण समारोह और तारीखें हैं जिन पर उन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो ये तो बिल्कुल तय है, ये तो मनाया ही जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर अगला है बच्चों, अगला क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ये तो बिल्कुल तय है, ये तो मनाया ही जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई, ये गलत हो गया। तो बच्चों आप कमेंट करके बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों 22 मई। ठीक है ना बच्चों, 22 मई तो लिखा ही है, 22 मई। ठीक है, मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मार्च 2018 में किया गया था, यह उनमें से किस स्थान पर स्थित है? भारत का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 2018 में किया गया था, यह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो बच्चों ये जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्या? भारत का पहला मेगा फूड पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2018 में भारत सरकार ने किसानों के लिए 2020 तक यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों ये करंट का प्रश्न है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं अभी। इसका उत्तर आप जान लें कि यह वैधानिक नियंत्रण कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। बच्चों इससे संबंधित है आपका नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट अभी मोदी जी ने दिया है, इसको आपको देखना होगा कि नैनो यूरिया संबंधी जो भी न्यूज हो आपको एक बार खोल के पढ़ लेना होगा। अगला देखते हैं। हाँ बच्चों, पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप उसका विकिपीडिया देख लें केवल उठा के। अब बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पाद बेचने का जो बेचने का एक नया मंच शुरू किया गया, इस नए प्लेटफॉर्म को क्या नाम रखा गया? तो बच्चों ये जो है भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पाद को बेचने के लिए जो एक नया मंच शुरू किया गया है उसको ई रकम कहा गया है। क्या कहा गया है? ई रकम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कृषि उत्पादन की वर्तमान 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाई है। देश में मेगा फूड पार्क के लिए निवेश के रूप में 6,000 करोड़ रुपए यानी 900 936.38 बिलियन के लिए प्रतिबद्ध भी है। यह इनमें से किस योजना के तहत है? तो बच्चों आपको पता है कि जो संपदा योजना है इसके तहत भारत सरकार ने इस कार्य को किया है, संपदा योजना। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने कृषि उत्पादन के वर्तमान 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाई है। कि 10% से कितने गुना? 3 गुना करने की क्या बनाई है? योजना बनाई है। और देश में मेगा फूड पार्क के निवेश के रूप में 6,000 करोड़ रुपए के लिए प्रतिबद्ध है। यह इनमें से किस योजना के तहत है? संपदा योजना के तहत आता है। तो बच्चों ये भी करंट है, इसको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान की पहचान कीजिए, आइए देखते हैं। लिखा है फाउंटेन पेन, लुइस एंडरसन वाटरमैन। बच्चों आपको पता है वाटरमैन ने एक पेन का आविष्कार किया था जिसका नाम था फाउंटेन। फिर अमीटर जो विद्युत धारा नापने के काम आता है, इसकी जो है
खोज के बारे में लिखा गया है ज़ेचरियास जैनसेन। ये पता नहीं बच्चों, उसको हम देखो बाद में देखेंगे। पहचान कीजिए गलत मिलान, तो ये सही मिलान है, इसको कट करो। बैरोमीटर एवेंजेस्टा टोर केली, तो बैरोमीटर की खोज भी इन्होंने की, इसको कट करो। एनिमेशन एमिल रेनाल्ड, तो बिल्कुल सही है, इसको भी कट करो। तो रह गया केवल एक बच्चों के अमीटर जस लियास जेनसेन। तो जो जच रियास जेनसेन है, इनका अमीटर से संबंध नहीं है। तो बच्चों आपको बता दें कि अमीटर का जो आविष्कार है वो फ्रेडरिक ड्रक्सलर ने किया। किसने? फ्रेडरिक, बच्चों किसने किया? फ्रेडरिक डेक्सलेल डेक्सलर, फ्रेडरिक डेक्सलर ने किया अमीटर की खोज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन जो है पर्सिस्टेंसन ने किया, पता नहीं। ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर ने किया। ट्रांसफार्मर का तो पियरे वर्नियर ने किया ही है, बिल्कुल सही है। बैटरी का विलियम स्टेनले, बैटरी का विलियम स्टेनले ने किया, बिल्कुल सही है। वर्नियर कैपिलर, वर्नियर कैपिलर जो है बच्चों, इसकी खोज एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने ही की है, ये भी सही है। तो माइक्रोवेव ओवन ये गड़बड़ हो गया, इसका जो परसिस्टेंसर है इन्होंने ना करके माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार अच्छा बच्चों, इसमें सही का मिलान करना था, तो माइक्रोवेव ओवन का जो इन्वेंट है परसिस्टेंसर ने ही किया है, ये बिल्कुल सही है। जबकि ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है, ट्रांसफार्मर का किया है विलियम स्टेनली ने, तो ये गलत हो गया। बैटरी का किया है एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा नहीं है इसमें। और वर्नियर कैलिपर्स का किया है पियरे वर्नियर्स ने, तो यहाँ पे आएगा बच्चों पियरे वर्नियर्स। यहाँ पे बैटरी, बैटरी पे आएगा बच्चों एलेक्जेंड्रो वोल्टा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ये है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है विलियम स्टेनली ने किया है, तो ये जो है ये यहाँ जाएंगे। और माइक्रो ओवन परसिस्टेंसन ने किया, बिल्कुल सही है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो बच्चों आपको पता है कि जो कैश डेटा होता है, जिसको हम कैश डेटा कहते हैं, यह होता है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा होता है। एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको अंधा बच्चा, लंगड़ा बच्चा और ज्ञानहीन मनुष्य भी जानता है। ये यानी एक सहज प्रश्न है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बच्चों कौन है? श्री कालिदास जी हैं। ये कालिदास वही कालिदास हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं थी, उसके बाद भी इन्होंने ऐसी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा को प्रदर्शित किया है अपना काव्य लिखते वक्त कि उस काव्य को पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ये अनुभव ही नहीं होता है कि आखिर कालिदास जैसे महान कवि को दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? तो आ बंच ऑफ गोल्डन लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है जवाहरलाल नेहरू का क्या, नेहरू का लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, इसको लिखा है अ बंच ऑफ ओल्ड। अच्छा बच्चों, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू का ही लिखा है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सही मिलान नहीं है, नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। फिर है अगला है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो बच्चों अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंग का है। तो स्टीफन हॉकिंग को आप जानते हैं, जिनको एक समस्या हो गई थी,
जिसके माध्यम से उनका पूरा शरीर लुंज हो गया था और वो सांस भी नहीं ले पाते थे, उनका केवल सर हिलता था। ऐसी समस्या इनको हो गई थी। तो इसको भी क्या करते हैं क्या सही, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया, जो गलत हो गया वो सही हो गया। ठीक है बच्चों। तो अगला तीसरा है कि आ मिडस मर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। तो बिल्कुल बच्चों, इसको विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार से आज हमने कवर कर लिए कुल प्रश्न। और आपको ये पता ही है कि ये आपका क्या है, सही है। तो ये जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है उसको सही करना है आज। तो ये सही हो जाएगा। मिडल्स एंड नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर की बुक है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? अ कंट्रीब्यूट टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स की है, बिल्कुल सही है। यानी जो गलत बुक है वो कौन सी है? वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम हो के स्टीफन स्टीफन हॉकिंस का है। स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन, ये मैंने क्या लिख दिया, पी। स्टीफन हॉकिंग। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने आज टोटल जो हमारे प्रश्न थे जीके वाले सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने कवर कर लिया पूरे पूरे कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। यानी आज हम कवर कर लिए 50 प्रश्न। किसके? 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं जीके के। तो बच्चों, आगे के प्रश्नों में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।